रात के 2 बज रहे थे और मैं अपनी बालकनी में खड़ा होकर नीचे सोती हुई सड़क को देख रहा था। हाथ में कॉफी का मग अब ठंडा हो चुका था, लेकिन दिमाग में चल रही कशमकश थमने का नाम नहीं ले रही थी। स्वागत है आपका माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक पर, जहां आज हम जिंदगी के उन उलझे हुए धागों को सुलझाने की कोशिश करेंगे जो हमें अक्सर एक अजीब सी थकान में बांधे रखते हैं। अक्सर मुझे लगता था कि मैं बहुत मेहनती हूं। सुबह 8 बजे ऑफिस के लिए निकलना, दिन भर एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग में भागना, सैकड़ों ईमेल्स का जवाब देना और फिर देर रात तक लैपटॉप के सामने आंखें गड़ाए बैठे रहना। मुझे लगता था यही तो सक्सेस का रास्ता है। अगर मैं थक रहा हूं, इसका मतलब है कि मैं काम कर रहा हूं। लेकिन उस रात जब मैंने पीछे मुड़कर देखा कि पिछले 1 महीने में मैंने असल में हासिल क्या किया, तो हाथ खाली थे। अजीब बात थी ना, मैं इंटेलिजेंट था, मेरे पास अपनी फील्ड की अच्छी नॉलेज भी थी और मेरी इमेजिनेशन भी काफी तेज थी, लेकिन फिर भी रिजल्ट्स नदारद थे। मुझे लग रहा था जैसे मैं एक ऐसी ट्रेडमिल पर दौड़ रहा हूं जो बहुत तेज चल रही है, लेकिन मुझे कहीं ले नहीं जा रही। अगली सुबह मेरी मुलाकात अपने पड़ोसी से हुई, जिन्हें हम सब आदर से दादू कहते हैं। दादू एक रिटायर्ड प्रोफेशनल थे, जिनकी आंखों में एक ऐसी शांति थी जो मैंने आजकल के किसी भी कॉर्पोरेट लीडर में नहीं देखी थी। वो अपने बगीचे में पौधों को पानी दे रहे थे, बड़े सुकून से, जैसे उनके पास दुनिया भर का वक्त हो। मैंने उनके पास जाकर बस इतना पूछा कि दादू, आप कभी काम के बोझ से थकते नहीं थे क्या? उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और बोले कि बेटा, भागने और पहुंचने में बहुत फर्क होता है। हम में से ज्यादातर लोग बस भागना जानते हैं, लेकिन कहां पहुंचना है और कैसे पहुंचना है, ये कला हम सीखना ही नहीं चाहते। उन्होंने बड़े प्यार से मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि देखो, ये जो तुम्हारी इंटेलिजेंस, तुम्हारी कल्पना और तुम्हारी जानकारी है, ये सिर्फ संसाधन है, यानी रिसोर्सेस। ये वैसे ही है जैसे कि रसोई में रखा कच्चा सामान, लेकिन जब तक तुम उस सामान को सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं सीखोगे, तब तक कोई बेहतरीन डिश तैयार नहीं होगी। ठीक वैसे ही एक एग्जीक्यूटिव के तौर पर तुम्हारी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि तुम कितने स्मार्ट हो, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि तुम कितने इफेक्टिव हो। इफेक्टिव होना कोई ऐसी चीज नहीं है जो इंसान के डीएनए में होती है। ये कोई जादुई शक्ति नहीं है जो कुछ ही लोगों के पास होती है। दादू ने समझाया कि इफेक्टिवनेस असल में एक आदत है, जैसे सुबह उठकर ब्रश करना या जूतों के फीते बांधना, और आदतें सीखी जा सकती है। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी इंटेलिजेंस को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत मान बैठा था, जबकि असलियत में वो सिर्फ एक औजार थी। अगर मुझे अपनी जिंदगी और अपने काम को सही दिशा देनी है, तो मुझे गेटिंग दी राइट थिंग्स डन की कला सीखनी होगी। दादू की बातें सुनकर मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए, जब हमें लगता था कि बस डिग्रियां ले लो, फिर तो दुनिया हमारे कदमों में होगी। लेकिन असल दुनिया में, खासकर आज के दौर में जहां हम फिजिकल लेबर से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, वहां सिर्फ मेहनत काम नहीं आती। हम नॉलेज वर्कर्स हैं, और एक नॉलेज वर्कर के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उसे कोई ये नहीं बताता कि उसे क्या करना है। उसे खुद अपनी दिशा तय करनी पड़ती है। मैं ऑफिस पहुंचा और अपनी डेस्क पर बैठकर अपने चारों तरफ देखा। हर कोई बिजी दिखने की कोशिश कर रहा था। फोन बज रहे थे, लोग जोर जोर से बातें कर रहे थे, प्रिंटर से कागज निकल रहे थे। लेकिन क्या ये सब वाकई प्रोडक्टिव था? दादू ने एक बड़ी गहरी बात कही थी कि एक ऑर्गेनाइजेशन यानी कोई भी संस्था एक ऐसी जगह होती है जहां हम अपनी कमियों को छिपाकर अपनी ताकतों को जोड़ते हैं। लेकिन अक्सर होता इसका उल्टा है। हम दूसरों की कमियों को ढूंढने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी ताकतों का सही इस्तेमाल करना ही भूल जाते हैं। मुझे याद आया कि कल की मीटिंग में मैंने आधा समय सिर्फ इस बात पर खराब कर दिया कि राहुल ने रिपोर्ट में क्या गलती की थी, बजाय इसके कि मैं उस रिपोर्ट से आगे की प्लानिंग कैसे कर सकता हूं। ये जो छोटी छोटी आदतें होती है ना, यही तय करती है कि आप एक आम इंसान बनकर रह जाएंगे
या एक इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव बनेंगे। एग्जीक्यूटिव शब्द का मतलब सिर्फ बड़ी कुर्सी पर बैठा बॉस नहीं होता। दादू के हिसाब से हर वो इंसान जो ऐसे फैसले लेता है जिनका असर उसके काम या उसकी संस्था के रिजल्ट्स पर पड़ता है, वो एक एग्जीक्यूटिव है। फिर चाहे आप एक छोटी सी टीम को लीड कर रहे हो या खुद अपने काम के अकेले मालिक हो, जिम्मेदारी का एहसास ही आपको एक एग्जीक्यूटिव बनाता है। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मैं अपनी कुर्सी पर बैठकर सिर्फ हुक्म बजाने वाला या काम निपटाने वाला मशीन नहीं हूं, बल्कि मेरी हर चॉइस की एक कीमत है। उस दोपहर मैंने लंच के दौरान अपने फोन को एक तरफ रख दिया और सिर्फ ये सोचने की कोशिश की कि मेरा सबसे जरूरी काम क्या है। हैरानी की बात थी कि मुझे तुरंत कोई जवाब नहीं मिला। मेरा दिमाग उन सैकड़ों छोटे छोटे कामों में उलझा हुआ था जो असल में इतने जरूरी नहीं थे, लेकिन वो अर्जेंट लग रहे थे। यही तो सबसे बड़ा जाल है। जो चीजें अर्जेंट होती हैं, वो हमेशा इंपॉर्टेंट नहीं होती। दादू ने मुझे सिखाया था कि इफेक्टिवनेस की पहली सीढ़ी है अपने समय को जानना। मुझे लगा कि मुझे पता है मेरा वक्त कहाँ जाता है, लेकिन जब मैंने ईमानदारी से एक कागज पर अपने पिछले 4 घंटों का हिसाब लिखने की कोशिश की तो मैं दंग रह गया। आधा घंटा सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में गया, 5 मिनट उस फोन कॉल पर जो बस 5 मिनट का होना चाहिए था, और 1 घंटा उस मीटिंग में जहां मेरी कोई जरूरत ही नहीं थी। मुझे अपनी बेवकूफी पर हंसी भी आई और गुस्सा भी। हम अपनी तिजोरी के पैसों का हिसाब तो एक एक पैसे का रखते हैं, लेकिन अपनी सबसे कीमती पूंजी समय को हम कचरे की तरह बहा देते हैं। दादू अक्सर कहते थे कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, और ये बात हम सब जानते हैं, पर मानते कब है? हम सोचते हैं कि कल से हम ज्यादा प्रोडक्टिव बनेंगे, कल से हम अपनी आदतों को सुधारेंगे, लेकिन वो कल कभी नहीं आता क्योंकि हमारी आदतें वैसी ही रहती है। इफेक्टिवनेस का अभ्यास हर दिन करना पड़ता है। ये वैसा ही है जैसे गिटार सीखना। शुरुआत में उंगलियां दुखेंगी, ताल गलत होगी, लेकिन धीरे धीरे वो आपकी रग रग में बस जाएगा। उस दिन शाम को घर लौटते वक्त मैं बस ये सोच रहा था कि क्या मैं वाकई उस आदत को अपनाने के लिए तैयार हूं? क्या मैं तैयार हूं अपनी उन पुरानी आदतों को छोड़ने के लिए जो मुझे एक झूठे बिजीनेस के सुकून में रखती थी? अंधेरा हो चुका था और मैं फिर से अपनी बालकनी में खड़ा था। इस बार हाथ में कॉफी नहीं, बल्कि एक डायरी थी। मैंने तय किया कि मैं अब से अपनी इंटेलिजेंस का बखान नहीं करूंगा, बल्कि अपनी इफेक्टिवनेस पर काम करूंगा। मुझे समझ आ गया था कि ऊंचाई पर पहुंचने के लिए सिर्फ पंख होना काफी नहीं है। हवा के रुख को समझना और पंखों को सही दिशा में फड़फड़ाना भी जरूरी है। दादू की वो शांत मुस्कान अब मुझे समझ आ रही थी। वो शांत इसलिए नहीं थे कि उनके पास काम नहीं था, बल्कि इसलिए थे क्योंकि उन्हें पता था कि कौन सा काम करने लायक है और कौन सा छोड़ने लायक। जिंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि रुकना भी प्रोग्रेस का एक हिस्सा हो सकता है, अगर वो रुकावट हमें अपनी दिशा साफ करने में मदद करे। जब हम छोटे होते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि खूब पढ़ो, खूब जानकारी जुटाओ, फिर तुम सफल हो जाओगे। लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि उस जानकारी का करना क्या है। समाज में बुद्धिमान लोगों की कमी नहीं है, लेकिन प्रभावी लोगों की बहुत कमी है। प्रभावी वो है जो अपने ज्ञान को कर्म में बदल सके। मुझे याद आया कि हमारे ऑफिस में एक जूनियर लड़का है जो शायद इतना पढ़ा लिखा नहीं है जितना मैं हूं, लेकिन उसके प्रोजेक्ट्स हमेशा वक्त पर और बेहतरीन क्वालिटी के साथ खत्म होते हैं। मैं उसे लक कहता था, लेकिन अब समझ आया कि वो अनजाने में ही सही उन आदतों को फॉलो कर रहा था जो एक एग्जीक्यूटिव के लिए जरूरी है। वो फालतू की बातों में नहीं पड़ता था। उसे पता था कि उसकी ताकत क्या है और वो उसी पर फोकस करता था। हमारी सबसे बड़ी दुश्मन हमारी अपनी एक्सपेक्टेशंस होती है। हम एक ही दिन में दुनिया जीतना चाहते हैं, लेकिन दादू ने कहा था कि बड़े बदलाव छोटे छोटे कदमों से आते हैं। पहला कदम है ये मानना कि हम अभी परफेक्ट नहीं हैं और हमें सीखने की जरूरत है। इफेक्टिवनेस का पहला सिद्धांत ही यही है
कि आप खुद को एक स्टूडेंट की तरह देखें, एक ऐसा स्टूडेंट जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के अनुभवों से सीखता है। मैंने अपनी डायरी में पहला शब्द लिखा, टाइम। मुझे लगा कि शायद यहीं से सब कुछ शुरू होगा। अगर मैं अपने वक्त पर काबू नहीं पा सकता तो मैं अपनी जिंदगी के किसी भी हिस्से पर काबू नहीं पा सकता। रात काफी हो गई थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। एक अजीब सा उत्साह था, जैसे किसी ने सालों से बंद पड़े कमरे की खिड़की खोल दी हो और ताजी हवा अंदर आने लगी हो। मुझे पता था कि कल सुबह जब मैं ऑफिस जाऊंगा तो काम का पहाड़ वही खड़ा होगा, लोग वही सवाल पूछेंगे, चुनौतियां वही रहेंगी। लेकिन अब मेरा नजरिया बदलने वाला था। मैं अब सिर्फ एक कर्मचारी की तरह नहीं, बल्कि एक इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव की तरह सोचना शुरू करने वाला था। वो एहसास ही बड़ा सुकून देने वाला था कि मेरी सफलता मेरी काबिलियत से ज्यादा मेरी आदतों पर निर्भर करती है, और आदतें तो मेरे हाथ में हैं, उन्हें मैं जब चाहूं बदल सकता हूं। इसी सोच के साथ मैंने अपनी आंखें मूंद ली, कल की एक नई और ज्यादा साफ शुरुआत के इंतजार में। अगली सुबह जब अलार्म बजा तो उसमें वो रोज वाली चिड़चिड़ाहट नहीं थी। आज एक अलग तरह की उत्सुकता थी, जैसे कोई नया खेल शुरू होने वाला हो। मैंने अपनी मेज पर वही डायरी रखी और ठान लिया कि आज मैं अपने समय का एक एक मिनट रिकॉर्ड करूंगा। ऑफिस पहुंचते ही वो पुरानी आदतें हावी होने लगी। जैसे ही अपनी चेयर पर बैठा, राहुल भागा भागा आया और कहने लगा कि उस क्लाइंट की फाइल नहीं मिल रही। फिर मैनेजर का कॉल आ गया कि तुरंत कॉन्फ्रेंस रूम में आओ, एक जरूरी चर्चा करनी है। 2 घंटे बाद जब मैं उस मीटिंग से बाहर निकला तो मुझे महसूस हुआ कि उन 2 घंटों में जो चर्चा हुई उसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। हम बस गोल गोल घूमते रहे। अपनी डायरी निकाली और उसमें ईमानदारी से लिख दिया, 2 घंटे बिना किसी नतीजे की मीटिंग। उस वक्त मुझे दादू की बात याद आई कि एक एग्जीक्यूटिव का समय उसका अपना नहीं होता, वो अक्सर दूसरों के काम में बंधा रहता है। अगर आप सावधान नहीं रहे तो पूरी दुनिया आपका समय चुराने के लिए तैयार खड़ी है। दोपहर होते होते मुझे समझ आने लगा कि मेरा असली काम क्या है और मैं कर क्या रहा हूं। हम अक्सर उन कामों में उलझे रहते हैं जो दिखने में बहुत अर्जेंट लगते हैं, लेकिन असल में वो हमारे रिजल्ट्स में कोई बड़ा योगदान नहीं देते। मैंने देखा कि मेरा काफी समय उन छोटे छोटे मसलों को सुलझाने में जा रहा था जो मेरे जूनियर्स खुद कर सकते थे, लेकिन शायद मुझे वो कंट्रोल रखने की आदत पड़ गई थी। मुझे लगता था कि अगर मैं हर चीज में दखल नहीं दूंगा तो काम बिगड़ जाएगा। ये एक तरह का अहंकार ही तो है जिसे हम जिम्मेदारी का नाम दे देते हैं। दादू ने शाम को वॉक के दौरान मुझे एक बहुत गहरी बात समझाई थी। उन्होंने कहा था कि बेटा, एक अच्छी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जहां डलनेस हो, यानी जहां अचानक से कोई हंगामा न खड़ा हो जाए। अगर तुम्हारे ऑफिस में हर वक्त भागदौड़ और क्राइसिस वाला माहौल रहता है तो समझ लेना कि वहां सिस्टम की कमी है। मुझे अपनी गलती समझ आई। मैं जिस क्राइसिस मैनेजमेंट को अपनी बहादुरी समझ रहा था वो दरअसल मेरी नाकामी थी। अगर हर हफ्ते एक ही तरह की समस्या खड़ी हो रही है तो इसका मतलब है कि मैंने उसे जड़ से सुलझाने के लिए कोई सिस्टम ही नहीं बनाया। मैंने अपनी डायरी में नोट किया कि कल से मैं उन समस्याओं की लिस्ट बनाऊंगा जो बार बार आती है। उन्हें एक बार में ठीक करना जरूरी है ताकि वो मेरा और दूसरों का समय बार बार न खाएं। एक और चीज जो मैंने नोटिस की वो थी जरूर से ज्यादा लोगों का होना। अक्सर हम सोचते हैं कि ज्यादा लोग होंगे तो काम जल्दी होगा, लेकिन सच ये है कि एक लिमिट के बाद ज्यादा लोग सिर्फ एक दूसरे का समय बर्बाद करते हैं। आपस में तालमेल बिठाने में ही इतना वक्त निकल जाता है कि असली काम के लिए कुछ बचता ही नहीं। शाम को मैं थोड़ा जल्दी घर आ गया, ये सोचकर कि आज अपनी शाम को कंसोलिडेट करूंगा, यानी उस बचे हुए समय को किसी एक बड़े काम में लगाऊंगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। जैसे ही मैं कुछ पढ़ने बैठा, फोन की नोटिफिकेशन बज उठी। कभी कोई रील, कभी कोई मैसेज। हमारा ध्यान आजकल के दौर में सबसे सस्ती चीज बन गया है।
हम छोटे छोटे टुकड़ों में अपना समय बांट देते हैं। 10 मिनट यहां, 15 मिनट वहां। दादू कहते थे कि अगर आपको कोई बड़ा और क्रिएटिव काम करना है तो आपको समय के बड़े टुकड़े चाहिए। 15-15 मिनट के 10 टुकड़े मिलकर वो काम नहीं कर सकते जो 1.5 घंटे का एक लगातार समय कर सकता है। ये वैसे ही है जैसे किसी भारी पत्थर को धक्का देना। अगर आप रुक रुक कर धक्का देंगे तो वो कभी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। उसे हिलाने के लिए आपको एक लगातार फोर्स की जरूरत होती है। उस रात मैंने अपने फोन को दूसरे कमरे में रख दिया और सिर्फ अपनी डायरी और खुद के साथ वक्त बिताया। मैंने एक सवाल खुद से पूछा जो शायद सबसे मुश्किल था। मैं इस कंपनी में अपनी जिंदगी में क्या कंट्रीब्यूशन दे सकता हूं? ज्यादातर लोग, जिनमें मैं भी शामिल था, सिर्फ ये सोचते हैं कि मुझे क्या काम दिया गया है या मेरे ऊपर वालों को मुझसे क्या चाहिए। लेकिन एक इफेक्टिव इंसान अपनी सोच को पलट देता है। वो पूछता है कि मेरी काबिलियत और मेरी पोजीशन को देखते हुए मैं ऐसा क्या बेहतर कर सकता हूं जिसका असर पूरी संस्था की परफॉर्मेंस पर पड़े। ये सवाल पूछते ही मेरा नजरिया बदल गया। अब मैं सिर्फ एक कर्मचारी नहीं था जो टास्क पूरे कर रहा था, बल्कि मैं एक वैल्यू क्रिएटर बनने की दिशा में सोचने लगा था। मुझे याद आया कि हमारे ऑफिस में जो कम्युनिकेशन का गैप है, उसकी वजह से अक्सर काम में देरी होती है। अगर मैं उस गैप को भरने के लिए कोई नया तरीका ढूंढ सकूं, तो वो मेरा असली योगदान होगा। अक्सर हम अपनी एक्सपर्टीज के पीछे छिप जाते हैं। कोई कहता है मैं बहुत अच्छा अकाउंटेंट हूं, कोई कहता है मैं बहुत अच्छा इंजीनियर हूं। लेकिन दादू की आवाज मेरे कानों में गूंजी, नॉलेज तब तक बेकार है जब तक वो रिजल्ट्स में न बदले, और एक नॉलेज वर्कर के रिजल्ट्स तभी निकलते हैं जब उसकी जानकारी किसी और के काम आए। आपको अपनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज को ऐसे पेश करना होगा कि दूसरे उसे समझ सकें और इस्तेमाल कर सकें। अगर मैं एक ऐसी रिपोर्ट बनाऊं जिसे मेरा बॉस समझ ही न पाए, तो मेरी सारी मेहनत बेकार है। अगले दिन जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मेरा ध्यान इस बात पर नहीं था कि मुझे कितनी फाइलें निपटानी हैं, बल्कि इस बात पर था कि मेरी कौन सी हरकत दूसरों को काम करने में मदद करेगी। मैंने देखा कि हमारे सेल्स डिपार्टमेंट वाले अक्सर डेटा के लिए परेशान रहते हैं। मैंने तय किया कि मैं अपना आधा घंटा बचाकर उन्हें वो डेटा सही फॉर्मेट में दूंगा। ये छोटा सा बदलाव था, लेकिन इसका असर बड़ा होने वाला था। मुझे महसूस हुआ कि जब आप कंट्रीब्यूशन पर फोकस करते हैं तो आपकी अपनी अहमियत बढ़ जाती है। आप सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं रहते, लेकिन ये सब करना इतना आसान भी नहीं था। पुराने धर्रे पर चलना हमेशा आसान होता है। अपनी ताकतों को पहचानना और उन पर काम करना मेहनत मांगता है। हम अक्सर अपनी कमियों को सुधारने में इतने खो जाते हैं कि अपनी ताकतों को निखारना ही भूल जाते हैं। दादू ने एक बार बड़े मजेदार अंदाज में कहा था कि बेटा, अगर तुम एक हाथी को उड़ना सिखाओगे तो वो कभी नहीं उड़ पाएगा और अपनी चलने की ताकत भी खो देगा। उससे बेहतर है कि हाथी को और मजबूत बनाओ ताकि वो भारी से भारी बोझ उठा सके। जिंदगी में भी हमें यही करना है। हमें अपनी उन ताकतों को ढूंढना है जो हमें औरों से अलग बनाती है, और फिर अपना पूरा जोर उन्हीं पर लगा देना है। ऑफिस की कैंटीन में बैठे हुए मैंने अपने एक सहकर्मी समीर को देखा। समीर हमेशा परेशान रहता था क्योंकि वो हर काम को परफेक्ट करना चाहता था। वो उन चीजों में भी अपना समय लगाता था जहां उसकी कोई खास पकड़ नहीं थी। मैंने उसे टोकते हुए कहा कि समीर भाई, अगर हम अपनी कमियों को एक्सेप्टेबल लेवल तक ले आए तो काफी है, लेकिन हमें अपनी असली मेहनत उन जगहों पर करनी चाहिए जहां हम एक्सेप्शनल बन सकते हैं। उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी पहेली सुलझा दी हो। सच तो यही है, दुनिया को आपके औसत होने से कोई फायदा नहीं है, उसे आपकी महानता चाहिए, और महानता सिर्फ ताकत के सही इस्तेमाल से आती है। घर लौटते वक्त मुझे महसूस हुआ कि मेरा बोझ कुछ कम हो गया है। जब आप ये जान जाते हैं कि आपको कहां अपना समय नहीं लगाना है, तो आपके पास उन चीजों के लिए बहुत वक्त बच जाता है जो वाकई मायने रखती है। मैंने अपनी डायरी में लिखा
कि इफेक्टिवनेस का मतलब ज्यादा काम करना नहीं है, बल्कि सही काम को सही तरीके से करना है। मुझे अब समझ आ रहा था कि दादू के चेहरे पर वो शांति क्यों रहती थी। उन्होंने अपनी जिंदगी के उन फालतू हिस्सों को काट दिया था जो सिर्फ शोर मचाते थे। अब उनकी जिंदगी में सिर्फ वही था जो जरूरी था। मैं अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा था और बाहर झिलमिलाती लाइटों को देख रहा था। मुझे लगा कि मैं एक बहुत बड़े सफर की शुरुआत कर रहा हूं। यह सफर खुद को जानने का है, अपनी सीमाओं को समझने का है और अपनी ताकतों को दुनिया के सामने लाने का है। मुझे पता था कि कल फिर से वही भागदौड़ शुरू होगी, वही ईमेल, वही कॉल्स। लेकिन अब मेरे पास एक ढाल थी, कंट्रीब्यूशन की सोच। मैं अब सिर्फ एक प्यादा नहीं था, मैं इस बिसात का वो खिलाड़ी बनने की कोशिश कर रहा था जो समझता है कि हर चाल का एक बड़ा मतलब होता है। धीरे धीरे ही सही, मैं अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथों में ले रहा था। ये एहसास किसी भी बड़ी जीत से ज्यादा सुकून देने वाला था। रात की खामोशी में मुझे अपनी ही धड़कनों में एक नई लय सुनाई दे रही थी, एक ऐसी लय जो अनुशासन और स्पष्टता से बनी थी। सफर अभी शुरू हुआ था और मुझे यकीन था कि यह रास्ता मुझे उस मुकाम तक जरूर ले जाएगा जहां काम बोझ नहीं बल्कि एक सार्थक अनुभव बन जाता है। अगले कुछ दिन मेरे लिए किसी प्रयोगशाला की तरह थे। मैं अपनी डायरी में सिर्फ समय ही नहीं लिख रहा था, बल्कि लोगों को भी एक नए नजरिए से देखने की कोशिश कर रहा था। ऑफिस में हम अक्सर इस बात पर चर्चा करते हैं कि कौन सा सहकर्मी कितना बेकार है या मैनेजर में क्या क्या कमियां हैं। मैं भी यही करता था। समीर की रिपोर्टिंग खराब है, राहुल मीटिंग्स में ध्यान नहीं देता और हमारे बॉस खन्ना सर तो बस अपनी ही धुन में रहते हैं। लेकिन दादू की एक बात मेरे कान में गूंज रही थी कि एक प्रभावी इंसान कभी ये नहीं पूछता कि कोई क्या नहीं कर सकता, बल्कि वो ये पूछता है कि कोई क्या सबसे अच्छा कर सकता है। ये सुनने में बहुत छोटा सा बदलाव लगता है, पर इसने मेरे काम करने के तरीके को पूरी तरह पलट दिया। मुझे समझ आया कि मैं अब तक लोगों की कमियों को ढूंढकर खुद को उनसे बेहतर महसूस करा रहा था, लेकिन इससे काम तो रत्ती भर भी आगे नहीं बढ़ रहा था। एक दिन खन्ना सर ने मुझे अपने केबिन में बुलाया। वो थोड़े परेशान थे। उन्होंने कहा कि क्लाइंट को एक बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन देना है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहां से करें। खन्ना सर थोड़े पुराने ख्यालात के थे। वो डेटा और ग्राफ्स में उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत थी कहानियां सुनाना और क्लाइंट का भरोसा जीतना। पहले मैं उनकी कमियों पर चिढ़ता था कि यार इन्हें एक एक्सेल शीट तक बनानी नहीं आती, लेकिन उस दिन मैंने सोचा कि क्यों ना उनकी ताकत का इस्तेमाल किया जाए। मैंने उनसे कहा कि सर, आप बस ये सोचिए कि हमें क्लाइंट को क्या मैसेज देना है, प्रेजेंटेशन का ढांचा और डेटा मैं तैयार कर दूंगा। उनकी आंखों में जो राहत दिखी उसने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखा दिया। खन्ना सर को सुधारने की कोशिश करना बेवकूफी थी, उनके मजबूत पहलुओं को इस्तेमाल करना बुद्धिमानी थी। इसी को कहते हैं मेकिंग द बॉस इफेक्टिव। अगर आपका बॉस सफल होता है तो आपके सफल होने के चांस अपने आप बढ़ जाते हैं। ये बात सिर्फ बॉस तक सीमित नहीं थी, मैंने अपनी टीम के साथ भी यही करना शुरू किया। समीर, जो रिपोर्ट बनाने में ढीला था, वो असल में रिसर्च में बहुत तेज था। मैंने उसे रिपोर्ट से हटाकर डेटा इकट्ठा करने के काम में लगा दिया। राहुल, जो मीटिंग्स में खोया रहता था, उसके पास विजुअल डिजाइन की कमाल की समझ थी। मैंने उसे प्रेजेंटेशन के लुक्स की जिम्मेदारी दे दी। नतीजा, जो काम हफ्तों से लटका हुआ था वो 3 दिन में पूरा हो गया। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि एक इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव वो नहीं है जो हर काम खुद परफेक्टली करे, बल्कि वो है जो दूसरों की ताकतों को जोड़कर एक बड़ा रिजल्ट खड़ा कर सके। हम अक्सर ऑलराउंडर ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन असलियत में दुनिया स्पेशलिस्ट्स से चलती है। एक ऐसा इंसान जो हर चीज में थोड़ा बहुत अच्छा हो, वो शायद ही कभी कोई महान काम कर पाए, लेकिन एक ऐसा इंसान जो एक ही चीज में माहिर हो, वो इतिहास रच सकता है।
लेकिन इस सब के बीच एक बहुत बड़ी चुनौती थी, प्रायोरिटीज यानी प्राथमिकताएं। ऑफिस में हर कोई अपना काम लेकर मेरे पास आता था और कहता था कि ये बहुत जरूरी है। अगर मैं सबकी सुनने बैठता तो फिर वही होता, बहुत सारी मेहनत और शून्य रिजल्ट। दादू ने मुझे एक दिन अपने गार्डन में बुलाया। उन्होंने एक छोटे से पौधे की तरफ इशारा किया और कहा कि देखो, अगर इस पौधे की बेकार टहनियों को समय पर नहीं काटा गया तो ये कभी बड़ा पेड़ नहीं बन पाएगा। इसकी सारी ऊर्जा उन छोटी छोटी टहनियों में बंट जाएगी जो फल नहीं देने वाली। जिंदगी और काम का भी यही हिसाब है, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट एंड सेकंड थिंग्स नॉट एट ऑल। यानी सबसे जरूरी काम सबसे पहले, और जो जरूरी नहीं है उसे तो छुओ भी मत। ये सुनना आसान है पर करना बहुत मुश्किल, क्योंकि अक्सर जो काम पुराना होता है वो हमें सुरक्षित महसूस कराता है। हम उन प्रोजेक्ट्स पर काम करते रहते हैं जिनका कोई भविष्य नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने उसमें बहुत समय और पैसा लगा दिया है। दादू ने मुझे सिखाया कि एक एग्जीक्यूटिव को हर कुछ समय बाद अपने काम का पोस्टमार्टम करना चाहिए। खुद से पूछना चाहिए कि अगर मैं आज ये काम शुरू कर रहा होता तो क्या मैं इसे वाकई करता। अगर जवाब ना है तो उस काम को वही छोड़ देना चाहिए। इसे स्लफिंग ऑफ येस्टरडे कहते हैं, कल के मलबे को आज के रास्तों से हटाना। जब तक आप पुरानी बेकार चीजों को नहीं छोड़ेंगे तब तक आप नई और बड़ी चीजों के लिए जगह नहीं बना पाएंगे। उस रात मैं देर तक अपनी डायरी लेकर बैठा रहा। मैंने उन 5 प्रोजेक्ट्स की लिस्ट बनाई जिन पर मैं काम कर रहा था। ईमानदारी से सोचूं तो उनमें से 2 प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जिनका कंपनी को कोई खास फायदा नहीं होने वाला था, बस वो मेरी आदत बन चुके थे। मैंने हिम्मत जुटाई और अगले दिन ऑफिस जाकर उन प्रोजेक्ट्स को बंद करने का प्रस्ताव रखा। शुरुआत में सबको अजीब लगा, खन्ना सर भी थोड़े हिचकिचाए, लेकिन जब मैंने उन्हें समझाया कि उस समय को बचाकर हम एक नए और बड़े क्लाइंट पर ध्यान दे सकते हैं तो वो मान गए। वो जो ना कहने की ताकत थी उसने मुझे एक अलग ही तरह का आत्मविश्वास दिया। अक्सर हम सोचते हैं कि कंसंट्रेशन का मतलब है बस मन लगाकर काम करना, लेकिन दादू के हिसाब से कंसंट्रेशन का असली मतलब है हौसला। यह फैसला करने का हौसला कि कौन सा काम करने लायक है और कौन सा छोड़ने लायक। एक वक्त पर एक ही काम करना ही सफलता का एकमात्र रास्ता है। जो लोग बहुत सारे काम एक साथ करने की कोशिश करते हैं वो अक्सर किसी भी काम को पूरा नहीं कर पाते। मल्टीटास्किंग एक भ्रम है जो हमें थकाता तो बहुत है पर रिजल्ट्स नहीं देता। मैंने तय किया कि अब से मैं अपने दिन का सबसे पहला और सबसे कीमती समय सिर्फ एक ही बड़े काम को दूंगा। कोई ईमेल नहीं, कोई फोन नहीं, कोई मीटिंग नहीं। इस दौरान मुझे अपनी एक और गलती समझ आई। मैं अक्सर उन कामों को चुनता था जो आसान थे या जो मुझे पसंद थे, लेकिन प्रभावी होने के लिए आपको वो काम चुनना पड़ता है जो जरूरी है। इसमें अक्सर वो काम शामिल होते हैं जो हमें असहज करते हैं। नए रास्ते ढूंढना, पुराने रिश्तों को खत्म करना या किसी नई टेक्नोलॉजी को सीखना। दादू कहते थे कि कल की चुनौतियों के लिए आज तैयारी करनी पड़ती है। अगर आप सिर्फ आज की आग बुझाने में लगे रहेंगे तो कल कभी बेहतर नहीं होगा। हमें अपॉर्चुनिटी फोकस्ड होना चाहिए, न कि प्रॉब्लम फोकस्ड। समस्याओं को सुलझाने से आप सिर्फ पुरानी स्थिति में वापस पहुंचते हैं, लेकिन अवसरों पर काम करने से आप प्रोग्रेस करते हैं। धीरे धीरे ऑफिस में मेरा रुतबा बदलने लगा था। अब लोग मुझे सिर्फ एक मेहनती लड़के के तौर पर नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान के तौर पर देखने लगे थे जिसे पता है कि वो क्या कर रहा है। मेरी बातें अब सिर्फ सुझाव नहीं थी, वो फैसले बन रहे थे। मुझे एहसास हुआ कि इफेक्टिवनेस कोई ऐसी चीज नहीं है जो रातों रात आ जाती है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हर दिन आपको खुद को परखना पड़ता है। हर दिन आपको उन छोटी छोटी आदतों से लड़ना पड़ता है जो आपको आलस और बिखराव की तरफ खींचती है। एक शाम जब मैं ऑफिस से निकल रहा था तो समीर मेरे पास आया। उसने कहा, भाई, पता नहीं कैसे
पर पिछले कुछ दिनों से ऑफिस में काम करने का मजा आने लगा है। ऐसा लगता है कि हम वाकई कुछ हासिल कर रहे हैं। उसकी ये बात सुनकर मुझे जो खुशी हुई वो किसी बोनस या प्रमोशन से कहीं बढ़कर थी। मुझे समझ आया कि जब आप खुद प्रभावी होते हैं तो उसका असर आपके आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। आप एक ऐसी ऊर्जा पैदा करते हैं जो सबको साथ लेकर चलती है। सीढ़ियां उतरते हुए मैंने सोचा कि अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। अभी तो सिर्फ मैंने समय को समझा है, अपनी ताकतों को पहचाना है और प्राथमिकताओं को तय करना सीखा है। लेकिन अभी सबसे बड़ा हिस्सा बाकी था, डिसीजन मेकिंग, यानी सही फैसले लेना। दादू अक्सर कहते थे कि एक गलत फैसला मेहनत से सुधारा जा सकता है, लेकिन बिना फैसले की स्थिति इंसान को खा जाती है। मैं घर की तरफ बढ़ रहा था। मन में एक गहरी शांति थी और दिमाग में अगले दिन की स्पष्टता। जिंदगी अब एक बोझ नहीं लग रही थी, बल्कि एक ऐसी पहेली लग रही थी जिसे सुलझाने के सारे मोहरे अब धीरे धीरे मेरे हाथ में आ रहे थे। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक पर हमारी ये यात्रा अभी जारी है, जहां हम सिर्फ काम करना नहीं बल्कि जिंदगी जीना सीख रहे हैं। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे मुझे लगने लगा था कि अब मैं गाड़ी चलाना सीख गया हूं। ऑफिस की वो अफरातफरी, वो बेमतलब की भागदौड़ अब काफी हद तक कम हो गई थी। लेकिन असल इम्तिहान तब आता है जब आपके सामने एक चौराहा आता है और आपको तय करना होता है कि मुड़ना किधर है। ऑफिस में एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया था। हमारी कंपनी का एक पुराना सॉफ्टवेयर वेंडर था जिससे हम सालों से जुड़े थे, लेकिन उनकी सर्विस अब खराब होती जा रही थी, जिसकी वजह से हमारे ऑपरेशंस में काफी दिक्कतें आ रही थी। अब सवाल यह था कि क्या हम उन्हें बदल दें या उन्हें सुधारने की एक और कोशिश करें। ऑफिस में हर कोई अपनी अपनी राय दे रहे थे। कोई कह रहा था कि तुरंत बदलो, बहुत नुकसान हो रहा है, तो कोई कह रहा था कि नहीं भाई, नया वेंडर ढूंढना और उसे सेटल करना बहुत बड़ा रिस्क है। मुझे लगा कि एक सीनियर होने के नाते मुझे तुरंत कोई बड़ा और कड़ा फैसला लेना चाहिए ताकि सबको लगे कि मैं एक्शन लेने वाला आदमी हूं। लेकिन तभी मुझे दादू की एक पुरानी बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि बेटा, एक प्रभावी इंसान बहुत सारे फैसले नहीं लेता, वो सिर्फ कुछ बहुत जरूरी फैसले लेता है, लेकिन वो फैसले बहुत गहरे और सुनियोजित होते हैं। उस शाम मैं दादू के पास गया और उन्हें अपनी उलझन बताई। मैंने बड़े गर्व से कहा कि दादू, मैं सोच रहा हूं कि कल सुबह ऑफिस जाकर सीधा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूं। दादू ने अपनी ऐनक उतारी और धीमे से मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि फैसला लेना कोई बहादुरी का काम नहीं है, बल्कि ये एक प्रोसेस है। तुम जो करने जा रहे हो वो सिर्फ एक रिएक्शन है। एक प्रभावी एग्जीक्यूटिव कभी हड़बड़ी में फैसला नहीं लेता। वो सबसे पहले ये देखता है कि ये जो समस्या खड़ी हुई है, क्या ये पहली बार हुई है या ये कोई ऐसी चीज है जो बार बार होती रहती है। उन्होंने मुझे समझाया कि दुनिया में ज्यादातर समस्याएं जेनेरिक होती है, यानी वो एक पैटर्न का हिस्सा होती है। अगर तुम सिर्फ उस एक घटना को सुलझाने की कोशिश करोगे तो तुम सिर्फ एक लक्षण का इलाज कर रहे हो, बीमारी का नहीं। मुझे अपनी गलती समझ आई। मैं उस वेंडर की सिर्फ एक गलती को देख रहा था, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि क्या हमारी कंपनी की जरूरतें बदल गई है। क्या ये समस्या सिर्फ इस एक वेंडर के साथ है या हमारे काम करने का तरीका ही अब पुराने सॉफ्टवेयर को सपोर्ट नहीं कर रहा। दादू ने कहा कि सबसे पहले समस्या को क्लासिफाई करो। क्या ये एक अनूठी घटना है या ये एक आम समस्या है जिसका एक स्थायी समाधान ढूंढना जरूरी है। अगर ये एक पैटर्न है तो तुम्हें एक नया प्रिंसिपल या नियम बनाना होगा, न कि सिर्फ एक तात्कालिक फैसला लेना होगा। मैंने पूरी रात बैठकर इस पर गौर किया। मैंने पाया कि समस्या सिर्फ वेंडर की नहीं थी, बल्कि हमारी कंपनी के बढ़ने की रफ्तार इतनी तेज थी कि हमारा पुराना सिस्टम अब उसे संभाल ही नहीं पा रहा था। ये एक जेनेरिक समस्या थी। अब मुझे सिर्फ वेंडर नहीं बदलना था, बल्कि अपनी पूरी डिजिटल स्ट्रेटेजी को बदलना था। अगले दिन जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मैंने सीधे फैसले सुनाने के बजाय कुछ सवाल पूछना शुरू किए। दादू ने मुझे सिखाया था
कि फैसले लेने का दूसरा बड़ा कदम है बाउंड्री कंडीशंस को समझना। यानी इस फैसले से कम क्या हासिल करना चाहते हैं, हमारे लक्ष्य क्या है और हमारी सीमाएं क्या है। मैंने अपनी टीम से पूछा कि अगर हम नया वेंडर लाते हैं तो वो कौन सी 3 चीजें हैं जो किसी भी कीमत पर सही होनी चाहिए। हमने तय किया कि सिस्टम को स्केलेबल होना चाहिए, सपोर्ट 24 घंटे मिलना चाहिए और डेटा की सुरक्षा सबसे ऊपर होनी चाहिए। जब आपकी ये बाउंड्री कंडीशंस साफ हो जाती हैं, तो सही फैसला लेना बहुत आसान हो जाता है। अक्सर हम ये तय ही नहीं करते कि हमें चाहिए क्या, और फिर हम एक ऐसे समझौते पर पहुंच जाते हैं जो किसी भी काम का नहीं होता। दादू ने एक और बहुत जरूरी बात कही थी जो मेरे दिमाग में अटक गई थी। उन्होंने कहा था कि फैसला लेते वक्त कभी ये मत सोचो कि क्या एक्सेप्टेबल है, बल्कि ये सोचो कि क्या राइट है। हम अक्सर दूसरों को खुश करने के लिए या विरोध से बचने के लिए शुरू से ही समझौता करने लगते हैं। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि सही क्या है, तो आप कभी ये नहीं जान पाएंगे कि कौन सा समझौता सही है और कौन सा गलत। मैंने देखा है कि लोग मीटिंग्स में इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि वो बॉस को नाराज नहीं करना चाहते। लेकिन एक प्रभावी इंसान सच को सामने रखता है, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों न हो। मैंने भी यही किया। मैंने खन्ना सर को साफ साफ बता दिया कि सिर्फ वेंडर बदलने से काम नहीं चलेगा। हमें अपनी पूरी वर्कफ्लो को फिर से डिजाइन करना होगा, जिसमें शुरू में थोड़ी मेहनत और खर्चा ज्यादा होगा। ये बात उन्हें पसंद नहीं आई, लेकिन ये सही बात थी। दिन बीतते गए और मुझे लगने लगा कि अब मेरी जिंदगी का रिदम बदल गया है। ऑफिस में अब वो वैसी घबराहट नहीं होती थी जो पहले हुआ करती थी। लोग अब मुझसे सिर्फ काम की बातें करने आते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं फालतू की गप्पों में अपना वक्त जाया नहीं करता। लेकिन एक शाम जब मैं ऑफिस से थककर घर लौटा, तो मुझे एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। सब कुछ इफेक्टिव तो हो रहा था, पर मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था कि क्या मैं सिर्फ एक बेहतर मशीन बनता जा रहा हूं? क्या इस सारी भागदौड़ और अनुशासन का मकसद सिर्फ कंपनी का मुनाफा बढ़ाना है? क्या मेरी अपनी कोई पहचान, मेरा अपना कोई विकास इसमें कहीं खो तो नहीं गया? इन सवालों के साथ मैं दादू के घर पहुंचा। वो उस वक्त अपनी पुरानी लाइब्रेरी में एक किताब पढ़ रहे थे। मुझे देखते ही समझ गए कि आज मेरा मन कहीं और है। मैंने उनके पास बैठकर अपनी उलझन कह दी। दादू ने किताब बंद की और बोले, बेटा, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो हम सबके मन में होती है। हमें लगता है कि इफेक्टिवनेस संस्था के लिए है, कंपनी के लिए है, लेकिन सच तो ये है कि ये सबसे पहले तुम्हारे अपने लिए है। ये सेल्फ डेवलपमेंट का सबसे बड़ा औजार है। दादू ने समझाया कि हम जिसे नॉलेज वर्कर कहते हैं, उसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो अपने काम का मालिक खुद होता है। एक मजदूर को बताया जा सकता है कि उसे फावड़ा कैसे चलाना है, लेकिन एक सोचने वाले इंसान को कोई ये नहीं बता सकता कि उसे क्या सोचना है। इसलिए अगर तुम खुद को मैनेज करना नहीं सीखोगे, तो कोई और तुम्हें मैनेज नहीं कर पाएगा। और जिस दिन तुम खुद को प्रभावी बनाना सीख लेते हो, उस दिन तुम सिर्फ एक कर्मचारी नहीं रहते, तुम एक आजाद इंसान बन जाते हो। उन्होंने कहा कि असली विकास नॉलेज बढ़ाने से नहीं, बल्कि स्टैंडर्ड्स ऊंचे करने से आता है। जब तुम तय करते हो कि तुम औसत काम नहीं करोगे, जब तुम तय करते हो कि तुम्हारी हर मेहनत का एक मतलब होगा, तो तुम दरअसल अपने चरित्र का निर्माण कर रहे होते हो। मुझे समझ आया कि ये जो मैं समय का हिसाब रख रहा हूं या ताकतों पर फोकस कर रहा हूं, ये सिर्फ ऑफिस के प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं है, ये मेरे अपने स्पिरिट ऑफ परफॉर्मेंस के लिए है। दादू की बातें सुनकर मुझे महसूस हुआ कि मैं अब तक खुद को एक औजार की तरह देख रहा था, जबकि मुझे खुद को एक इंडिविजुअल की तरह देखना चाहिए था, जो इस संस्था का इस्तेमाल अपने विकास के लिए कर रहा है। संस्था एक ऐसी जगह है जहां आप अपनी काबिलियत को दुनिया के काम आने लायक बनाते हैं। अगर संस्था नहीं होगी, तो आपकी सारी नॉलेज सिर्फ आपके दिमाग में धरी रह जाएगी। दादू ने एक बहुत जरूरी बात कही कि एक एग्जीक्यूटिव को हमेशा जनरलिस्ट बनने की कोशिश करनी चाहिए।
इसका मतलब ये नहीं कि उसे सब कुछ थोड़ा बहुत आना चाहिए, बल्कि इसका मतलब ये है कि उसे ये समझ होनी चाहिए कि उसकी अपनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज बाकी दुनिया और बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ कैसे जुड़ती है। अक्सर विशेषज्ञ अपनी ही दुनिया में खो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनका काम ही सबसे महान है, लेकिन एक प्रभावी इंसान वो है जो अपनी खिड़की से बाहर झांक कर देखे कि दूसरे कमरे में क्या चल रहा है। मुझे अपनी टीम के विकास की याद आई। मैंने महसूस किया कि जब से मैंने लोगों की ताकतों पर ध्यान देना शुरू किया है, न केवल काम बेहतर हुआ है, बल्कि लोग भी खुश रहने लगे हैं। दादू ने कहा कि यही तो एक लीडर का असली काम है, सेल्फ डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। जब आप दूसरों को उनकी ताकतों का इस्तेमाल करने का मौका देते हैं, तो आप अनजाने में उन्हें खुद को बेहतर बनाने की प्रेरणा दे रहे होते हैं। एक इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव वो नहीं है जो दूसरों को डराकर काम कराए, बल्कि वो है जो ऐसा माहौल बनाए जहां हर इंसान अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सके। मैंने देखा है कि कई लोग ऑफिस में सिर्फ इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि उनकी ताकतों को कोई पहचानता नहीं है। उन्हें उन कामों में झोंक दिया जाता है जिनमें वो कमजोर है। ये सिर्फ कंपनी का नुकसान नहीं है, ये उस इंसान की आत्मा का नुकसान है। उस रात मैं देर तक अपनी पुरानी डायरी के पन्ने पलटता रहा। मैंने देखा कि कैसे पिछले कुछ महीनों में मेरी सोच का दायरा बढ़ गया है। पहले मैं सिर्फ अपनी डेस्क, अपनी फाइलों और अपनी सैलरी के बारे में सोचता था। अब मैं कंट्रीब्यूशन के बारे में सोचता हूं। अब मैं इम्पैक्ट के बारे में सोचता हूं। दादू ने कहा था कि असल में डेवलपमेंट का मतलब यह नहीं है कि आप कितना ऊपर पहुंच गए हैं, बल्कि यह है कि आपने अपने साथ कितने लोगों को ऊंचा उठाया है। मुझे समझ आया कि जब मैं अपनी इफेक्टिवनेस पर काम करता हूं, तो मैं दरअसल समाज को एक बेहतर इंसान दे रहा हूं। एक ऐसा इंसान जो स्पष्ट है, जो जिम्मेदार है और जो बोझ नहीं बनता। अगले दिन ऑफिस में एक नई चुनौती खड़ी थी। हमारे एक सीनियर कोलैग रिटायर हो रहे थे और उनकी जगह किसे दी जाए, इस पर काफी बहस चल रही थी। मैनेजमेंट एक ऐसे बंदे को ढूंढ रहा था जो बहुत स्मार्ट हो और जिसे बहुत सारी नॉलेज हो। मैंने दबे पाव खन्ना सर के केबिन में जाकर एक अलग सुझाव दिया। मैंने कहा कि सर, हमें सिर्फ नॉलेज नहीं, बल्कि इफेक्टिव हैबिट्स वाला इंसान चाहिए। ज्ञान तो सीखा जा सकता है, लेकिन काम को नतीजे तक पहुंचाने की आदत रातों रात नहीं आती। मैंने उन्हें समझाया कि कैसे हमारी टीम का एक लड़का, जो शायद उतना शोर नहीं मचाता, लेकिन उसकी प्रायोरिटीज हमेशा सेट रहती है, वो इस पोजीशन के लिए सबसे सही है। खन्ना सर ने मेरी बात को ध्यान से सुना और पहली बार मुझे लगा कि मेरी राय का वजन है। ये वजन मेरी पोजीशन की वजह से नहीं था, बल्कि उस स्पष्टता की वजह से था जो मैंने पिछले कुछ महीनों में कमाई थी। ऑफिस की कैंटीन में चाय पीते हुए मैंने महसूस किया कि मेरा रिश्ता अपने सहकर्मियों से भी बदल गया है। अब हम एक दूसरे की कमियां नहीं निकालते, बल्कि एक दूसरे से ये पूछते हैं कि मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं। जब आप खुद प्रभावी होते हैं, तो आप दूसरों की मदद करने की स्थिति में होते हैं। पहले मैं खुद इतना उलझा रहता था कि किसी और की समस्या सुनना मुझे बोझ लगता था। अब चूंकि मेरा अपना समय और काम कंट्रोल में है, मैं दूसरों के लिए भी वक्त निकाल पाता हूं। दादू सही कहते थे, इफेक्टिवनेस आपको आजादी देती है। ये आपको उस चूहा दौड़ से बाहर निकाल देती है जहां हर कोई बस अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। शाम को घर लौटते वक्त मैं बस ये सोच रहा था कि ये यात्रा कितनी लंबी है। क्या कभी कोई ऐसा दिन आएगा जब मैं कह सकूं कि अब मैं परफेक्टली इफेक्टिव हो गया हूं? शायद नहीं, क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहेंगी, नई तकनीक आएगी, नए लोग आएंगे। लेकिन जो चीज कभी नहीं बदलेगी वो है सीखने की प्रक्रिया। दादू के शब्दों में सेल्फ डेवलपमेंट एक मंजिल नहीं, एक रास्ता है, और इस रास्ते पर चलने का सबसे बड़ा इनाम यह नहीं है कि आपको क्या मिलता है, बल्कि यह है कि आप क्या बन जाते हैं। मुझे आज खुद पर गर्व महसूस हो रहा था, इसलिए नहीं कि मैंने कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था,
बल्कि इसलिए कि आज मैंने एक भी मिनट फालतू के तनाव में नहीं बिताया था। मैंने आज वही काम किए जो जरूरी थे और उन्हें पूरी ईमानदारी से किया। मैंने अपने कमरे की खिड़की से आसमान को देखा। तारे चमक रहे थे, अपनी अपनी जगह पर, बिना किसी शोर के, बस अपनी रोशनी दे रहे थे। मुझे लगा कि हम इंसान भी ऐसे ही हो सकते हैं। अगर हम अपनी ताकतों को पहचान ले और अपनी सही जगह ढूंढ ले तो हम भी बिना किसी हड़बड़ी के अपनी रोशनी बिखेर सकते हैं। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक पर ये जो हम सीख रहे हैं, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। ये जिंदगी जीने का एक सलीका है। कल जब सूरज निकलेगा तो मैं फिर से उसी उत्साह के साथ ऑफिस जाऊंगा, ये जानते हुए कि मेरा असली मुकाबला कल वाले खुद से है। मुझे और बेहतर होना है और प्रभावी होना है, सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि उस सुकून के लिए जो शाम को सिरहाने पर सिर रखते ही मिलता है। ये एहसास कि आज का दिन सार्थक था, किसी भी अवार्ड से बड़ा है। अभी एक आखिरी कदम बाकी था, इस सारी सीख को एक धागे में पिरोने का। और मुझे पता था कि दादू के पास उस धागे का सिरा जरूर होगा। सफर जब शुरू हुआ था तब मुझे लग रहा था कि मैं बस कुछ ट्रिक्स सीख रहा हूं जिससे ऑफिस में मेरी वाहवाही हो जाए। पर आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो पाता हूं कि ये बदलाव सिर्फ काम तक सीमित नहीं था, ये तो मेरी पूरी जिंदगी का ढांचा ही बदल गया था। वो रातें जब मैं अपनी बालकनी में खड़ा होकर बेचैनी में खुद को खोया हुआ महसूस करता था, अब वो रातें शांति और स्पष्टता से भरी होती है। दादू के साथ बिताए वो चंद महीने मेरे लिए किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री से कहीं ज्यादा कीमती साबित हुए। उस दिन दादू अपने बगीचे के एक कोने में बैठे पुराने खतों को सुलझा रहे थे। मुझे देखकर उन्होंने अपनी वही जानी पहचानी मुस्कान बिखेरी और कहा, आ जाओ बेटा, आज इस सफर का आखिरी सिरा भी पकड़ लेते हैं। मैंने उनके पास बैठते हुए पूछा कि दादू, अब तक जो भी मैंने सीखा, वक्त का हिसाब रखना, दूसरों की ताकतों को पहचानना, सही फैसले लेना, ये सब अलग अलग मोती की तरह है, इन्हें एक माला में कैसे पिरोया जाए? दादू ने एक पुराना खत हाथ में लिया और बोले कि बेटा, इफेक्टिवनेस कोई एक काम नहीं है, ये एक सिस्टम है। जैसे शरीर के सारे अंग मिलकर एक जान बनाते हैं, वैसे ही ये सारी आदतें मिलकर एक इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव को जन्म देती है। तुम अगर सिर्फ समय बचाओगे पर उसका इस्तेमाल गलत काम में करोगे तो कोई फायदा नहीं। अगर तुम फैसले अच्छे लोगे पर उन्हें अमल में लाने के लिए लोगों की ताकतों का इस्तेमाल नहीं करोगे तो भी हार तुम्हारी ही होगी। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। असल में ये सब करने का सिर्फ एक ही मकसद है, गेटिंग द राइट थिंग्स डन। ये जो शब्द है न राइट, इसमें ही पूरी जिंदगी का सार छिपा है। हजारों काम करना बड़ी बात नहीं है, पर वो एक काम करना जो वाकई मायने रखता है, वही आपकी असली जीत है। उस दिन मुझे समझ आया कि मैं अब तक एफिशिएंसी के पीछे भाग रहा था, यानी काम को तेजी से करना, लेकिन दादू मुझे इफेक्टिवनेस सिखा रहे थे, यानी सही काम को करना। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। दादू ने बड़े गौर से मेरी तरफ देखा और कहा कि देखो, हम जिस समाज में रह रहे हैं वहां नॉलेज वर्कर की तादाद बढ़ती जा रही है। पहले के जमाने में लोग हाथों से काम करते थे तो उनकी मेहनत साफ दिखती थी। आज हम दिमाग से काम करते हैं और दिमाग की मेहनत तब तक नहीं दिखती जब तक कि उसके नतीजे न निकले। अगर एक बुद्धिमान इंसान प्रभावी नहीं है तो वो समाज के लिए बोझ है। उसकी बुद्धि, उसकी कल्पना, उसका ज्ञान सब बेकार चला जाता है। लेकिन जब तुम इफेक्टिवनेस को अपनी आदत बना लेते हो तो तुम न सिर्फ अपना भला करते हो, बल्कि तुम उस संस्था और उस समाज को भी मजबूत बनाते हो जहां तुम रहते हो। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, सिर्फ एक स्किल नहीं। मुझे पहली बार अपनी जॉब और अपनी पोजीशन की गंभीरता का एहसास हुआ। मैं सिर्फ एक सैलरी के लिए काम नहीं कर रहा था, मैं अपने समय और ऊर्जा का निवेश कर रहा था, इस उम्मीद में कि दुनिया थोड़ी बेहतर हो सके। उस दोपहर हमने बहुत सारी बातें की। दादू ने बताया कि कैसे अक्सर लोग अपनी कॉमन सेंस खो देते हैं,
सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट बन जाते हैं। उन्होंने मुझे आगाह किया कि कभी भी अपनी जानकारी के घमंड में मत आना। हमेशा एक आउटसाइडर की तरह अपनी कंपनी और अपने काम को देखते रहना। ये सोचना कि अगर तुम बाहर से आकर इसे देखो तो क्या तुम्हें ये सब सही लगेगा। इफेक्टिवनेस की नींव ही इस बात पर टिकी है कि आप सच का सामना करने से न डरें, चाहे वो आपकी अपनी नाकामी हो या आपके किसी गलत फैसले का नतीजा। जब तक आप खुद को आईने में ईमानदारी से नहीं देख पाएंगे, तब तक आप अपनी कमियों को ताकतों में नहीं बदल पाएंगे। उस दिन मैंने अपनी डायरी में लिखा कि ईमानदारी ही असल बुद्धिमानी है। बातों बातों में शाम ढल गई। परिंदे अपने घरों को लौट रहे थे और आसमान में लालिमा छा गई थी। दादू थोड़े शांत हो गए थे। उन्होंने कहा, बेटा, मेरा वक्त अब आराम करने का है, लेकिन तुम्हारा वक्त अभी शुरू हुआ है। याद रखना, तुम चाहे किसी भी ऊंचे पद पर पहुंच जाओ, कभी ये मत भूलना कि तुम भी एक इंसान हो और तुम्हारे साथ काम करने वाले भी। एक इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव मशीनों का मालिक नहीं होता, वो इंसानी जज्बों और काबिलियतों का मार्गदर्शक होता है। उनकी ये बात मेरे दिल में उतर गई। अक्सर कॉर्पोरेट की दुनिया में हम लोगों को रिसोर्स समझने लगते हैं, भूल जाते हैं कि हर रिसोर्स के पीछे एक कहानी है, एक सपना है। अगर हम उन सपनों को कंपनी के लक्ष्य के साथ जोड़ सकें, तो फिर जो जादू होता है उसका कोई मुकाबला नहीं। जब मैं दादू के घर से बाहर निकला तो हवा में एक अलग ही ताजगी थी। मुझे लगा जैसे मेरे कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। वो बोझ था बिजी दिखने का, वो बोझ था हर किसी को खुश करने का। अब मुझे पता था कि मेरा वक्त कहाँ जाना चाहिए। मुझे पता था कि मेरी ताकत क्या है और मुझे पता था कि कौन से फैसले मुझे लेने हैं। जिंदगी अब एक उलझी हुई गुत्थी नहीं लग रही थी। ऑफिस में अगले दिन जब मैं अपनी मेज पर बैठा तो मैंने सबसे पहले अपने फोन को साइलेंट किया और अपनी डायरी में आज के 3 सबसे जरूरी काम लिखे। समीर आया और कुछ गप्पे मारने लगा। मैंने मुस्कुराकर उससे कहा कि भाई, अभी एक जरूरी काम खत्म करना है, क्या हम लंच पर बात कर सकते हैं? उसने भी मेरी बात का बुरा नहीं माना। शायद वो भी मेरे इस बदले हुए व्यवहार का सम्मान करने लगा था। जैसे जैसे महीने बीते, मेरी टीम के नतीजे बोलने लगे। हमारे डिपार्टमेंट का आउटपुट दुगना हो गया था और सबसे बड़ी बात यह थी कि लोग अब कम तनाव में थे। हमने फालतू की मीटिंग्स बंद कर दी थी, ईमेल का जवाब देने का एक समय तय कर लिया था और हर कोई अपनी ताकत के हिसाब से काम कर रहा था। खन्ना सर ने एक दिन मुझे अलग से बुलाकर कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये चमत्कार कैसे हुआ, लेकिन वो खुश थे। मैंने बस मुस्कुराकर मन में दादू को धन्यवाद दिया। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये तो बस इफेक्टिवनेस की वो 5 आदतें थी जिन्हें मैंने अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। मुझे अब समझ आ रहा था कि क्यों कुछ लोग बहुत कम मेहनत करके भी बहुत आगे निकल जाते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात एक करके भी वही के वही रह जाते हैं। सारा खेल फोकस और डिसिप्लिन का है। आज मैं फिर उसी बालकनी में खड़ा हूं जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। नीचे की सड़क पर वैसी ही हलचल है, वैसी ही लाइटें हैं, पर मेरे अंदर का शोर अब शांत है। हाथ में कॉफी का मग है, पर इस बार कॉफी ठंडी नहीं है, क्योंकि मैंने उसे पीने के लिए अलग से वक्त निकाला है। मैं अब अपने वक्त का शिकार नहीं हूं, मैं उसका मालिक हूं। जिंदगी के इस मोड़ पर खड़े होकर मुझे एहसास हो रहा है कि सफलता कोई मंजिल नहीं है, बल्कि ये तो वो तरीका है जिससे आप हर दिन अपनी जिंदगी को जीते हैं। इफेक्टिवनेस ने मुझे न सिर्फ एक बेहतर प्रोफेशनल बनाया, बल्कि एक बेहतर बेटा, एक बेहतर दोस्त और एक बेहतर इंसान भी बनाया। जब आपके पास स्पष्टता होती है तो आप दूसरों के लिए भी ज्यादा मौजूद रह पाते हैं। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक के इस सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस कहानी ने आपके अंदर भी वो चिंगारी जगाई होगी जो आपको एफर्ट से इफेक्टिवनेस की तरफ ले जाएगी। याद रखिए, आपकी बुद्धि और आपकी मेहनत तभी सार्थक है जब वो सही दिशा में लगे।
जिंदगी बहुत छोटी है इसे उन कामों में बर्बाद करने के लिए जो आपकी और दूसरों की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं लाते। अपनी ताकतों को पहचानिए, अपने समय की कद्र कीजिए और हर दिन एक नया इफेक्टिव कदम उठाइए। दादू की वो मुस्कान अब शायद आपके भी चेहरे पर होगी जब आप शाम को अपनी डायरी बंद करेंगे और सुकून से कह पाएंगे कि हाँ, आज मैंने वो किया जो करना जरूरी था। इसी शांति और स्पष्टता के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे किसी और कहानी के साथ, किसी और एहसास के साथ, यही माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक पर। तब तक के लिए अपनी जिंदगी के इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव खुद बनिए।